Good morning, my dear students. All of you are welcome to Jain Rozgar classes. In the last class, I was teaching you pronoun, and I have started in pronoun your relative pronoun. So all of you have gone through the different parts of the pronoun earlier. तो आप बहुत सारे पार्ट्स जो है प्रोनाउन का अध्ययन कर चुके थे और उनमें से कुछ बचे हुए जो पार्ट्स हैं उस पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मूल रूप से मैंने बताया था डिफिनीशन। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में करते कैसे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है, हाउ डज इट फंक्शन इन द सेंटेंस। तो मैंने बताया था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अपना संबंध अपने एंटीसीडेंट से बनाते हैं और साथ ही साथ एक कंजंक्शन का भी काम करते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है। अब है कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो कौन कौन हैं। तो उनमें मैं बताऊं कि मूल रूप से जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वो आपके मूल रूप से आने वाले हैं हु, विच और दैट। ये मूल रूप से तीन शब्द आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी शब्द जो है रिलेटिव प्रोनाउन का है। हु, विच, दैट के अलावा आपका बट आता है, ठीक है, व्हाट आता है, ये भी जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है, बट और व्हाट, ठीक है। अब है कि व्हाट और व्हाट का ज़्यादातर प्रयोग जो है क्वेश्चन के लिए तो नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के लिए नहीं होता है तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग इन थोड़े थोड़े रूप में इस सब को भी देखेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किस रूप में करते हैं उस पर जो है हम देखते हैं। अब यहाँ पर देख लो, हु की चर्चा की जा रही है। तो हु एंड हुम आर यूज्ड फॉर ह्यूमंस इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस रेस्पेक्टिवली। तो हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हुम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ठीक है। तो भाई हु और हुम का प्रयोग जो है रेस्पेक्टिवली सब्जेक्टिव केस में करते हैं। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। किस केस में करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अब है कि किस तरीके से हम मान लें कि कौन सब्जेक्टिव केस हुआ और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ठीक है। तो अभी दोनों को यहाँ से समझें। सी द गर्ल हु टीचेज इंग्लिश। अब यहाँ पर देख लो कि सी इज द गर्ल हु टीचेज इंग्लिश। हु टीचेज इंग्लिश, यहाँ हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है ना, और इसी कारण से यहाँ पे टीचेज वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लें हम लोग। कहता है कि सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल। तो भाई यहाँ पे गर्ल क्या है पहले ये जान लो। तो गर्ल यहाँ पे क्या है, सी क्या है ना, इज क्या है। तो भाई सी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इज क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और द गर्ल क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है ना। क्या बोलो, कॉम्प्लीमेंट। किस प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। किस प्रकार का, क्योंकि ये जो गर्ल है ये रेफर करता है सी को। किसको करता है, बोलो, सी को। तो यहाँ सी और गर्ल दोनों एक ही व्यक्ति है। ध्यान देना, क्या कर रहा हूँ, सी और द गर्ल दोनों एक ही व्यक्ति है। तो सी का यहाँ जो स्थान है वो सब्जेक्ट के रूप में है, और उसी सी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ द गर्ल शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाले शब्द भी जो है सब्जेक्टिव केस में ही रह जाते हैं। यही कारण है कि इसके बाद अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन जो लेते हैं वो हुम न लेकर के क्या लेंगे, हु लेंगे, ठीक है। तो हु यहाँ क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस हो गया या सब्जेक्टिव केस हो गया, है ना। तो अब है कि जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस का हो तो
तो उसके बाद आने वाले रिलेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो यहाँ हम सीख रहे थे कि हु का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और किसके लिए करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो जब भी कभी हु का प्रयोग जो है वाक्य में किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, तो ये नॉमिनेटिव केस का काम करता है और ह्यूमन बीइंग को रेफर करता है। तो यहाँ पे गर्ल जो है ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिया, हु का प्रयोग किया। और हु यहाँ नॉमिनेटिव केस है, इसीलिए टीचेज जो है वर्ब का प्रयोग किया गया, ठीक है। लेकिन जब यही हुम का दूसरा फॉर्म है ना ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो मैं इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए आपको विस्तृत तरीके से जो है बताता हूँ कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग करते हैं, व्हेन वी डिस्क्राइब रिलेटिव प्रोनाउन हु, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु एक शब्द है प्रोनाउन के अंतर्गत, लेकिन अब है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु का भी केस होता है। क्या होता है, केस। तो हु के 3 फॉर्म हैं, एक है हु, दूसरा है आपका हुम और तीसरा है आपका हुज। हु, हुम और हुज, ठीक है। तो हु, हुम और हुज है आपका। अब हु यहाँ पर आपका क्या है बोलो, नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। और आपका हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और हुज क्या है, पॉसेसिव केस है। क्या बोलो, पॉसेसिव केस है, ठीक है। तो ये जो है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। दूसरा है कि हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं बोलो, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। किसके लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हु नॉमिनेटिव केस में होगा तो ये क्या लेगा, वर्ब अपने साथ लेगा, ठीक है। हुम की बात है ऑब्जेक्टिव केस, तो ये वर्ब अपने साथ, वर्ब लेने की बात आएगी तो ये वर्ब अपने साथ नहीं लेगा। हुम के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। हुज के बाद भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हुज जो है आपका पॉजेसिव केस में है ना। अब अगर हुज का वाक्य में प्रयोग किया गया रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, तो हुज के बाद आने वाले जो नाउन होते हैं, है ना, हुज के बाद जो आपका नाउन रखा जाता है ना, उस नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। ये वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं, नाउन के अनुसार। तो हु का 3 जो है स्वरूप है, एक है खुद हु, दूसरा है हुम, तीसरा है क्या बोलो, हुज है। क्या बोलो, हुज। हु, हुम और हुज। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में करते हैं, तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, इसके साथ वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। और हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में करते हैं, तो वर्ब का प्रयोग उसके हुज के बाद आने वाले नाउन के बात करते हैं। क्लियर। अब इस चीज को फिर कंटिन्यू करते हैं समझने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि हु और हुम का जो प्रयोग था, तो हुम क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ देख लो, दे आर द स्टूडेंट्स होम सी टीच, तो यहाँ टीच नहीं लिखना चाहिए, टीचेज लिखना चाहिए था। होम सी क्या बोलो, टीचेज, तो यहाँ पे टीचेज लिखते तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। होम सी टीचेज, ठीक है। तो दे आर द स्टूडेंट्स, ये वे स्टूडेंट्स हैं जिसको वो पढ़ाती हैं, ध्यान दो। तो यहाँ जो है सी जो है सब्जेक्टिव केस में है और टीचेज वर्ब है। और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, वो आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो पढ़ाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है बोलो, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब एंटीसीडेंट ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। मैं क्या बोला, अगर आपका एंटीसीडेंट ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस किसके कारण हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, टीचर के कारण। सी टीचेज, तो होम डज सी टीच, ये किसे पढ़ाती है, तो स्टूडेंट्स को। तो
पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? स्टूडेंट्स के ऊपर। तो यहाँ जो है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव केस में है ना, और स्टूडेंट्स जब ऑब्जेक्टिव केस में होंगे तो उनके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट है विच इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट ह्यूमंस, है ना। अब यहाँ विच की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम विच के पहले अभी हुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हुज की बात करेंगे। तो जब हम हुज पे चर्चा कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हुज की बात अगर करते हो, ठीक है, तो हुज कहता है कि भाई जब हमको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करोगे, हाँ, तो मेरे आगे संबंध बताने के लिए जो है दो नाउन चाहिए, मेरे पहले भी चाहिए और मेरे बाद में, क्योंकि मैं किसका किससे रिलेशन बताऊंगा, है ना। तो यहाँ रिलेशन जो है दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन बताने के लिए हुज के पहले भी नाउन होना जरूरी है और हुज के बाद भी नाउन होना जरूरी है। आई बात समझ में? तभी हुज दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं? संबंध बता सकते हैं। ठीक है। हुज नॉमिनेटिव केस में नहीं है, क्या बोलो? पॉजिटिव केस में है, जो संबंध बताने का काम करता है। अगर जो है हुज पे स्ट्रक्चर में बना दूं, अगर यहाँ पे आप एंटीसीडेंट लिए हो, ठीक है, तो एंटीसीडेंट अगर आप लिए, इसके बाद जो है आपने रिलेटिव प्रोनाउन लिया, क्या लिया बोलो? रिलेटिव प्रोनाउन लिया। रिलेटिव प्रोनाउन में आपने क्या लिया? हुज का प्रयोग किया। ठीक है। तो अब है कि यहाँ भी आपको नाउन लेना होगा। ठीक है। अब है कि ये नाउन एंटीसीडेंट प्राय होता क्या है? कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है। एंटीसीडेंट प्राय क्या होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अब ये दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए आपने किसका प्रयोग किया? हुज का प्रयोग किया। अब यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग होगा, है ना, इस वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? तो जो सेकंड जो नाउन है, हुज के बाद जो नाउन है, उसके अनुसार करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने, दूसरी बात है कि एंटीसीडेंट जो होगा, ठीक है, तो एंटीसीडेंट जब भी होगा तो ह्यूमन बीइंग होगा। ठीक है। लेकिन जो है कुछ ऐसे केसेज हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स के अलावा भी प्रयोग करते हैं, है ना। आप जो है खास करके इसे फेरी के लिए भी यूज कर सकते हैं, गॉड के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेमन्स के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। और ज्योमेट्रिकल सेंस में भी हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे हुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन मूलतया जो प्रयोग हम हुज का करते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए करते हैं। और अगर पर्सोनिफिकेशन होता है तो पर्सोनिफिकेशन के केस में हम हुज का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ समझ में आया कि हुज का प्रयोग करते हैं तो आप जो है दो नाउन के बीच में संबंध दर्शाते हैं, और दोनों नाउन के लिए जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउन के पहले भी नाउन लेना है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में। अगर यहाँ हु का प्रयोग करते तो वर्ब का प्रयोग एंटीसीडेंट के अनुसार आता। ठीक है। लेकिन हुज का प्रयोग करने के कारण वर्ब का प्रयोग सेकेंड नाउन के अनुसार किया जाएगा। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। यू टेक एन एग्जाम्पल। अब जैसे आपने लिखा द बॉय, है ना, हुज मदर इज इल हैज बीन एडमिटेड इनटू PMCH, है ना। तो भाई यहाँ पर देख लो, मैंने क्या बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन हुज के पहले भी नाउन लेना है और हुज के बाद भी लेना है, लेकिन इस वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया गया? मदर के अनुसार किया गया। ठीक है। तो हु जो है अपने तीन स्वरूप में वाक्य में मौजूद होता है ना। हु नॉमिनेटिव केस में होता है, हुम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हुज पॉजेसिव केस होता है। ठीक है। याद रहेगा। अब यहाँ पे एक कभी कभी जो है लोग गलत से समझ लेते हैं। अगर हम ये मान के चलें रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वाक्य सदैव सत्य नहीं होगा,
क्योंकि वो सिर्फ नॉमिनेटिव केस में लागू होता है। अगर हम इस केस में भी भर्ब, अगर ए भर्ब जो है बॉय के लिए दे देंगे तो उल्टा अर्थ हो जाएगा, नहीं कि बीमार माँ है और भर्ती कर दिया गया, क्या बोलो, लड़का को भर्ती कर गया। अब यहाँ पे भीच की बात आती है, तो भीच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, है ना, भीच इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट ह्यूमंस। तो भीच का प्रयोग हम सब के लिए करते हैं, एनिमल के लिए भी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं, लेकिन मानव के लिए भीच का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दिस इज द कार भीच है, तो कार क्या हो गया, बोलो, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यहाँ जो है कार का प्रयोग किया गया जो है ना, तो भीच का प्रयोग किया गया कार के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कार आपका नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए आपने भीच का प्रयोग किया, ये करेक्ट है। अगर यहाँ भीच के जगह पे जो है हम किसका प्रयोग करते, हु का प्रयोग करते, तो गलत हो जाता। हुज इज यूज इन पॉजेसिव केस, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलें। इफ ए ह्यूमन एंड ए नॉन लिविंग थिंग एनिमल आर ज्वाइंड बाय एंड, ठीक है। अब कहता है कि अगर जो है कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई मानव हो, या नॉन लिविंग थिंग हो, या एनिमल हो, ये दो को अगर एंड से ज्वाइन किया जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, बोलो, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो दैट का प्रयोग बेटा हम सिर्फ नॉमिनेटिव केस में नहीं करते, दैट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में भी करते हैं, है ना। दैट का प्रयोग मूल रूप से नॉमिनेटिव केस में करते हैं और दैट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, है ना। इसका पॉजेसिव केस जो है, पॉजेसिव केस इसका होता ही नहीं है, ठीक है, पॉजेसिव केस इसका नहीं होता है। तो दैट का नॉमिनेटिव केस होता है, इसी स्वरूप में दैट नॉमिनेटिव केस का काम करता है, इसी स्वरूप में दैट ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है, और दैट का पॉजेसिव केस नहीं होता है, ठीक है। अब है कि दैट का प्रयोग जो करते हैं आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग हम लिविंग के लिए भी करते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं, दोनों के लिए करते हैं, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। यही कारण है कि अगर एंटीसीडेंट के रूप में आपका लिविंग हो या नॉन लिविंग, तो दोनों अगर हो तो दैट लेंगे, या एक इंसान है और एक जानवर है तो दोनों तो लिविंग में आ गया, इस कारण से यहाँ भी क्या लेंगे, दैट का। द गर्ल्स एंड हर डॉग, तो गर्ल्स तो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पर ये ह्यूमन बीइंग है, और दूसरा जो डॉग है वो क्या है, बोलो, एनिमल है। तो अब है कि दोनों केस में देख लो कि ह्यूमन और एनिमल दोनों को एंटीसीडेंट बनाया है, तो वैसे अवस्था में हम अगर हु लेंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि हु का प्रयोग सिर्फ इंसान के लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे। भीच का प्रयोग करेंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि भीच का प्रयोग जो डॉग है तो उसके लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन गर्ल के लिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि गर्ल तो ह्यूमन बीइंग है। तो ऐसे अवस्था में एक जो है शब्द दैट है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, ह्यूमन बीइंग को भी और एनिमल को भी, लिविंग को भी और नॉन लिविंग को भी, ठीक है, लिविंग को भी और नॉन लिविंग को। तो अब है कि ये समझ लेना कि जब कभी भी एंटीसीडेंट के रूप में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो, तो वैसे अवस्था में सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग उचित है। अगर भीच का होता तो भी गलत होगा, और हु का होता तो भी गलत होगा, ठीक है। अब है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला कोई नाउन होता है तो उसके बाद भी क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो सी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या लिया, नाउन, ठीक है। तो अब है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग किया जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना है। सी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन, वह सबसे सुंदर लड़की है जिसको मैंने शायद कभी अपने जीवन में देखा है। क्लियर। तो पहला क्या देखा कि दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, बताओ,
जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एंड से जुड़ा हो और एंटीसीडेंट का काम करता हो तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, दैट का। दूसरा, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन हो, क्या बोलो, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन हो तो उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन लेना पड़े तो क्या लेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब है कि यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन में आ जाओ, है ना। एवरीथिंग क्या बोलो, इंडिफिनिट प्रोनाउन। नथिंग क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। एनीथिंग क्या है बोलो, इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब है कि सारे जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं तो ऐसे अवस्था में इन सारे शब्दों के साथ जो है हम क्या लेते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। चाहे द सेम हो, द सेम के बाद भी दैट लेते हैं। द लिटिल हो, इसके बाद भी हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग। द फ्यू हो, इसके बाद भी क्या करते हैं, दैट का। द ओनली हो, इसके बाद भी हम क्या करते हैं, दैट का। तो ये जो है आपका कहाँ कहाँ दैट का प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, ये पूरा लर्न कर जाओ। लर्न कर जाओगे तो क्वेश्चन बनाना क्या होगा, आसान होगा। आई गेव हिम द फ्यू पेन्स, देखो यहाँ पे द फ्यू पेन्स, द फ्यू पेन्स के कारण फ्यू अगर नहीं रहता यहाँ तो मुझे दैट लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम विच लेकर के भी काम चलाते, या विच भी सही होता, काम चलाते ने विच सही होता, ठीक है। अब यहाँ दैट इसलिए सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसके पहले द फ्यू का प्रयोग किया गया। तो द फ्यू के साथ अगर नाउन आता है तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये बात याद रखोगे। आई गेव हिम द फ्यू पेन्स दैट आई हैड गॉट, तो जो मुझे मिला था वो सारे जो है कलम मैंने उसे दे दिए। सी द सेम गर्ल, यह वही लड़की है जिसने मेरी मदद की। तो द सेम के साथ अगर नाउन आता है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लेना होता है तो उसके साथ भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा रूल आया बोलो, अगर एंटीसीडेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो, या लिविंग या क्या हो बोलो, एक ह्यूमन बीइंग हो या एक एनिमल हो, तो भी हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आने वाले नाउन के बाद अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन लेना होता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से एवरीथिंग है, नथिंग है, ठीक है, सम है, द सेम है, फ्यू है, ठीक है, द ओनली है। अगर इसके बाद नाउन आते हैं तो इसके बाद भी हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा इम्पोर्टेंट रूल्स है दैट का, जिससे आपको जो है अपने मेमोरी में रखना है, ठीक है। फर्दर यू कंटिन्यू, ठीक है। अब है कि ये था रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन इसमें से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जो है कुछ और बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको कुछ और बताऊंगा, ठीक है। तो और बताने की बात क्या थी बोलो, मैंने बताया था कि हम आपको वाट भी बताएंगे, क्या करेंगे, वाट भी बताएंगे, ठीक है। तो हम आपको जो है पहले वाट पे चर्चा कर दें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस यू वाट, तो वाट और वट को भी हम बता देते हैं। तो वाट का अर्थ होता है द थिंग विच, द थिंग विच, और द थिंग्स विच, ठीक है, द थिंग्स विच। तो ये इसका अर्थ होता है, समझ में आ रहा है बात, द थिंग विच या द थिंग्स विच, ठीक है। अब है कि वाट का प्रयोग अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो इसके पहले एंटीसीडेंट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रखोगे कि अगर वाट का प्रयोग एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है तो इसके पहले एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इफ वाट इज यूज्ड एज, वाट इज used as a relative pronoun, ठीक है। what is used as a relative pronoun, then antecedent मैंने बताया था ना, वो नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है उसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं।
then antecedent will not be used, will not be used before it, be used before it। तो इसके पहले जो है नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल में देख लो, है ना, यू सी इट इन एन एग्जाम्पल। I know the matter, I know the matter what has been discussed in the CCS meeting, in the CCS मीटिंग। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आई नो द मैटर व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द CCS मीटिंग। तो आप यहाँ पर देख लो कि द मैटर का प्रयोग जो है व्हाट के पहले किया गया। किसके पहले किया गया? व्हाट के पहले किया गया। ठीक है, मैटर का प्रयोग व्हाट के पहले किया गया। और मैंने आपको बताया था कि व्हाट अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, किस रूप में यूज होता है बोलो? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे अवस्था में इसके साथ हम कभी भी जो है इसके पहले एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर द मैटर लिखे हुए होने के कारण ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसी को अगर जो है 4 सेगमेंट में बांट दें, 3 सेगमेंट में बांट दें तो कॉमन एरर का पार्ट हो जाता है। आई नो द मैटर व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड, है ना, इन द CCS मीटिंग। तो भाई आपका जो है ये जो है कौन सा पार्ट गलत होगा ये आपको तय करना होगा। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट ए में रख दो, है ना, दूसरा पार्ट को बी में रख दो और तीसरा पार्ट को सी में, नो एरर को डी में रख दो। तो आई नो द मैटर व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द CCS मीटिंग। ठीक है, अब यहाँ क्या गलत है बताओ? यहाँ मैटर को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? वाक्य सही हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आपका आंसर बनता है क्या? बोलो, आपका आंसर बनता है क्या? बोलो, आप में कोई भी बताओ आंसर क्या बनता है? यहाँ द मैटर को हटाना पड़ेगा तो आपका रॉन्ग सेक्शन क्या हो गया? ए जो है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि यहाँ द मैटर का प्रयोग अनुपयुक्त है। क्यों? क्योंकि व्हाट का ही अर्थ हो जाता है द थिंग विच, तो द मैटर विच। ठीक है, तो द मैटर विच तो इसी से अर्थ मिल जाता, तो फिर द मैटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सुपरफ्लुअस सेंस जो है क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको द मैटर को क्या करना है? बिल्कुल यूज नहीं करना है, इसे जो है आपको हटा देना है। क्या करना है? हटा देना है। द मैटर लिखना ही नहीं है। ठीक है, तब ये वाक्य क्या होगा? सही होगा। अब है कि व्हाट आपको समझ में आया कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करता है। आई नो व्हाट, तो इसी से जो है मुझे पता है जो बातें CCS मीटिंग में, बैठक में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है वो व्हाट से क्लियर हो जाता है, इसमें द मैटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग व्हाट पे चर्चा कर लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है बट की बात कर लें। तो बट जो है भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। बट, तो बट भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो बट 2 अर्थों में रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ये जो है ह्यूमन बीइंग के लिए भी जो है काम करता है और एनिमल के लिए और नॉन लिविंग के लिए भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि बट का एक अर्थ आता है हु नॉट और दूसरा अर्थ आता है विच नॉट। एक अर्थ आता है हु नॉट और दूसरा अर्थ आता है विच नॉट। जब हु नॉट का प्रयोग इस सेंस में करोगे, हु नॉट के सेंस में करोगे, तो ये जो है ह्यूमन बीइंग के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? और विच के लिए प्रयोग अगर करोगे तो एनिमल्स के लिए काम करेगा या नॉन लिविंग के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो। ठीक है,
अब है कि देयर आर नो स्टूडेंट्स, देयर आर नो स्टूडेंट्स बट लव मी, है ना, बट लव मी। तो भाई देर आर नो स्टूडेंट्स बट लव मी। अब कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि बट का अर्थ किस रूप में, बट का प्रयोग किस रूप में किया गया है। तो भाई यहाँ लव क्या आ रहा है, देखो प्लूरल वर्ब क्या आ रहा है, बोलो प्लूरल वर्ब। यहाँ बट क्या बोलो, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या बोलो, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या बोलो, एंटीसीडेंट, क्या बोलो, एंटीसीडेंट। अब तीनों काम आ रहा है या नहीं आ रहा है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वर्ब का प्रयोग जो है उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार करते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, कितने ऐसे बच्चे को अर्थ पता नहीं है। तो मैंने बताया था कि बट का प्रयोग किस सेंस में होता है, हु नॉट के सेंस में, है ना। कौन सा सेंस है, निगेटिव सेंस है, हु नॉट, ठीक है। अगर इस सेंस में हम इसको ढालेंगे, है ना, हु नॉट के सेंस में लाएंगे, तो इसका अगर अनुवाद करोगे, ट्रांसलेट करोगे, है ना, इफ़ यू ट्राई टू ट्रांसलेट दिस, ठीक है, अगर इसे ट्रांसलेट करोगे तो क्या अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ निकलता है देयर आर नो स्टूडेंट्स, देयर आर नो स्टूडेंट्स, देयर आर नो स्टूडेंट्स, है ना। अब स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग के लिए हु के सेंस में लाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। नॉट की बात है प्रेजेंट तो डू नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट के पहले डू का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंस बनाने के लिए, हु डू नॉट लव मी, है ना। तो यहाँ कोई ऐसे विद्यार्थी नहीं है जो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो यहाँ हु के साथ नॉट का प्रयोग किया गया। तो बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में हु नॉट के अर्थ में करते हैं या विच नॉट के अर्थ में करते हैं, ये आपको बात पता होना चाहिए। तो टोटल जो है आप रिलेटिव प्रोनाउन जो पढ़े उसमें आपने हु के बारे में अध्ययन किया, विच के बारे में अध्ययन किया, दैट के बारे में अध्ययन किया, व्हाट के बारे में अध्ययन किया और बट के बारे में अध्ययन किया। तो ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन है और पांचों का प्रयोग जो है आप अपने क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये सारे जो है रूल्स को हम देखेंगे एप्लीकेशन में, खास करके व्हेन वी शैल सॉल्व आवर क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब हम आगे बढ़ें, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात आती है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मूल रूप से जो है हम प्रयोग तब करते हैं व्हेन वी हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर पर्सन्स। तो जब हमें दूसरे व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन, सूचना, नॉलेज, है ना, प्राप्त करना होता है, तो इसके लिए हम लोग जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हमें जो रिप्लाई मिलता है वो डिस्क्रिप्टिव रिप्लाई मिलता है, इसलिए इसे हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ऑल द WH वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, है ना, फ्रॉम अदर पर्सन्स, अदर थिंग्स, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु है, विच और व्हाट है, लेकिन इसके अलावा भी है आपका, है ना, इसके अलावा आपका वाई शब्द है, क्या बोलो, हु विच के बाद वाई भी आपका है ना, वेन भी है ना, वेयर भी है, ठीक है। वेयर का भी प्रयोग करते हैं, है ना, ठीक है। और हुज का भी प्रयोग करते हैं, है ना, और होम का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड को रखते हैं, WH वर्ड को, और WH वर्ड के बाद हम जो है इसमें कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट को रखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और
ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में करते हैं और वर्ब के ठीक पहले करते हैं। किसके पहले? वर्ब के और सब्जेक्ट के पहले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख लो, हु इज सी लिया है। क्या लिया है? हु इज सी। तो यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट के ठीक पहले जो है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। वह कौन है? तो वह कौन है प्रश्न पूछा गया इसलिए ताकि इसको पता चल सके कि सी जिसके बारे में वो चर्चा कर रहा है वो कौन है, वो सीता है या गीता है। तो मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब है कि यहाँ होम का भी मैंने क्या कहा, होम भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, होम भी जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहता है। तो मैंने आपको बताया, आप यहाँ देखो, सबसे पहले WH वर्ड लिया गया है ना, WH वर्ड लिया गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया गया और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिया गया, उसके बाद मेन वर्ब लिया गया। ठीक है, अब मेन वर्ब के बाद ज़रूरत है तो ऑब्जेक्ट लेंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं लेंगे। होम हैव यू कॉल्ड, आपने किसे पुकारा है ना, आपने किसे बुलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर करके ही आप इस प्रकार के जो है इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हुज की बात है तो हुज का प्रयोग जब करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना, तो वैसे अवस्था में दो अवस्थाएं पैदा होती है कि कभी कभी हुज के बाद नाउन का प्रयोग भी हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना और वर्ब का प्रयोग होता है ना, वर्ब का प्रयोग होता है और उसके बाद ज़रूरत के अनुसार कुछ यूज करते हैं, तो ये जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, तभी अपने साथ क्या करेगा? नाउन लेगा। लेकिन अगर वाक्य में अकेले आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे हुज इज दिस आप लिखते हो तो हुज इज दिस में आपका जो है ये इंट्रोगेटिव आपका प्रोनाउन का काम करता है। किसका काम करता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। लेकिन जब हुज के साथ आप नाउन लेते हो तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। तो याद रखना कि हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और हुज आपका क्या है? बोलो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है। अब हुज इज नॉट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अब हुज का प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए जब करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हुज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपका जानकारी का विशेष हिस्सा है और इसे दिमाग में आपको रखना चाहिए, मेमोरी में रखना चाहिए कि वेन एवर वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज, इन दिस केस इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब है कि यहाँ जैसे लिखा दिस इज द पेन हुज कैप वाज लॉस्ट, तो ये चीज़ें जो है गलत है ना। अब है कि ऐसा लिखना जो है अनुचित होता है, क्योंकि पेन जो है आपका क्या है? बोलो, नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के लिए हुज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब व्हिच का प्रयोग जो है जब करते हैं तो व्हिच ऑफ द कार्स इज योर्स, तो व्हिच का प्रयोग जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो यहाँ देख लो कि व्हिच के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं, है ना। और ऑफ इसलिए करते हैं कि इसमें सिलेक्शन बताना हो, चूज करना हो, तो व्हिच के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। व्हिच ऑफ द टू कार्स, आपका दोनों कार में से कौन सा जो कार है वो आपका है। तो व्हिच का प्रयोग दो पर्सन में से एक को सेलेक्ट करना हो या दो वस्तुओं में से एक को सेलेक्ट करना हो तब, या दो से अधिक वस्तुओं में से एक को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो वैसे अवस्था में हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए करते हैं। किसके लिए? वेयर इज योर बुक, आपकी किताबें कहाँ है। वाई आर यू सैड, रीजन जानने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं।
टाइम जानने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी पर्पस होता है ना। किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम प्लेस जानने के लिए, किसी का टाइम जानने के लिए, किसी का रीजन जानने के लिए, और कुछ का प्रयोग हम सिलेक्शन के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो अब है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हमें समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वाई, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पर आप व्हाट आर यू डूइंग लिखा तो क्या हुआ कि कार्य के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ रही है, व्हाट आर यू डूइंग। तो जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है उसको ये पता नहीं कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो जब आपको पता नहीं रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, है ना। यू आस्क क्वेश्चन विथ व्हाट। ठीक है, व्हेन विल यू कम हेयर, आप कब लौटेंगे, तो टाइम पूछने के लिए हम क्या करते हैं, बोलो व्हेन का प्रयोग करते हैं। आप उदास क्यों हैं, तो हम वाई आर यू सैड, है ना, वाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन लर्न दिस थिंग्स दैट ऑल दीज वर्ड्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जितने भी वर्ड्स हैं उनके अलग अलग फंक्शन हैं। ठीक है, अलग अलग पर्पस है। तो ये शब्द परिचय भी आपके लिए जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग खास करके कब करते हैं, जब हमें जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध बताना होता है या पारस्परिक रिलेशन बताना होता है। व्हेन एवर वी हैव टू डिस्क्राइब म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स और मोर देन टू पर्सन्स। ठीक है, तो यहाँ प्रोनाउन दैट इंडिकेट ए म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो वैसा प्रोनाउन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है उसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मात्र दो होते हैं, एक ईच अदर होता है, दूसरा वन अदर होता है। तो ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए करते हैं या दो वस्तु के लिए करते हैं, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। ईच अदर इज यूज डिनोट रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, है ना। जैसे मीनाक्षी एंड हर सिस्टर, तो यहाँ पर दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति के लिए जो हम क्या किया, देखो ईच अदर का प्रयोग किया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मीनाक्षी और उसकी बहन दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन वन अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति के लिए डिनोट करने के लिए रिलेशन को करते हैं। ठीक है, ऑल द टीम मेंबर्स, तो ऑल द टीम मेंबर्स में मेंबर्स की संख्या दो से अधिक है ना, और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट, जैसे क्रिकेट टीम में सारे 11 जो खिलाड़ी होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उसमें 11 संख्या क्या है, बोलो 11। अब वहाँ वन अनदर का प्रयोग करेंगे तो सही होगा, अगर ईच अदर का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो समझ में आया बात। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। ठीक है, अब है कि यूनिवर्सल प्रोनाउन की बात है। अब है कि यूनिवर्सल प्रोनाउन इसलिए इसे कहा जाता है कि ये प्रोनाउन का प्रयोग जो है उस अवस्था में करते हैं जब व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं होती है। तो वैसे अवस्था में उस व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए या वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, तो ऑल, बोथ, सम, मेनी। ठीक है, तो इस तरीके की जो है प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये प्रोनाउन आपका यूनिवर्सल प्रोनाउन कहा जाता है आधुनिक ग्रामर में। अब जैसे एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये जो है सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है, मतलब एक व्यक्ति को डिनोट करता है, कितना को, समबडी हैज अराइव्ड टू हेल्प हिम। तो यहाँ जो है समबडी के साथ हैज का प्रयोग इसलिए किया गया कि समबडी रेफर्स टू वन पर्सन, और इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट का काम किया, इसलिए इसके साथ क्या लिए, बोलो सिंगुलर वर्ब लिए। तो समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये सारे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। लेकिन जब बात आती है ऑल का, बोथ का, सम का, मेनी का, तो ये सारे जो है प्लुरल नाउन को डिनोट करते हैं, अर्थात जो है ये प्लुरल सब्जेक्ट का काम करते हैं। और वैसे अवस्था में जब ये प्लुरल सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब क्या लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा, है ना। तो यहाँ मेनी के लिए आर का प्रयोग किया गया, ऑल का किस के साथ जो है प्लुरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव का प्रयोग किया गया प्लुरल वर्ब का। तो समझ में आया कि ये सारे शब्द भी आपके क्या हैं, बोलो प्रोनाउन है। ठीक है
थोड़ा तबीयत ख़राब है, ठीक है, इसलिए जो है अब इसको हम कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे मिल करके, और इससे जुड़े हुए कोई भी अगर सवाल है, प्रश्न है, तो इस पर चर्चा करना, ठीक है। ऑल ऑफ यू enjoy your day and also go and watch your result, Bihar result. Thank you.